हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमने अपने पहले अध्याय की प्रश्नावली 1A कंप्लीट कर ली अपनी पिछली क्लासेस में। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस जो थी हमारी उनमें हमने 1A कंप्लीट कर ली, बहुत अच्छे से समझा उन्हें और एक एक प्रश्न को अच्छे से किया। ठीक है, आज की क्लास में हम अपनी अगली प्रश्नावली यानी कि 1B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अच्छे से इस प्रश्नावली है आपको पहले ही क्लियर कर दें। हम इस प्रश्नावली में जो हैं वो दो टाइप के प्रश्न आएंगे और दोनों टाइप जो हैं वो थियोटिकल हैं, यानी कि तुम्हें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है और दो फॉर्मेट आपको याद करने हैं। और दो फॉर्मेट अगर आप याद कर लेते हैं तो दो फॉर्मेट से अपन ढेर सारे सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दो जो फॉर्मेट हैं उनको समझना है आपको और सॉल्व करना है उनके हिसाब से सवालों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली को। ठीक है, तो अपनी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें कुछ एक मेन पॉइंट समझना पड़ेगा, कहें तो उसे प्रीमे कह सकते हैं। प्रीमे समझनी पड़ेगी, वो इस प्रश्नावली में काम आएगी। हमारी प्रीमे है कुछ इस प्रकार से, वो ध्यान से देखिएगा। हमारी प्रीमे ये कह रही है कि यदि एक्स स्क्वायर 22 से विभाजित है तो एक्स भी 22 से विभाजित होगा। ये जो लाइन है, कहें तो ये प्रीमे है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इन प्रश्नों के लिए। ठीक है, ये लाइन जो है इसको हम समझेंगे कुछ उदाहरण लेकर। तो उदाहरण लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार दोबारा पढ़ें इस लाइन को। तो ये लाइन ये कह रही है कि यदि एक्स स्क्वायर 22 से विभाजित है तो एक्स भी 22 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये है, अगर कोई वर्ग है, मान के चलते हैं एक्स स्क्वायर का मान हमने मान के चलते हैं 25 है। मान लिया कि एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 25 मान लिया, क्योंकि इस जो 5 है वो 25 है, वो मान है ना। 25 क्या है, वर्ग है, तो एक्स स्क्वायर मतलब वर्ग, तो 25 वर्ग है। मान लिया एक्स स्क्वायर का मान 25 है। ठीक है, तो बाई का मान हमने माना, भाई बाई का मान मान लेते हैं। बाई का मान मान लेते हैं, अगर 25 कितने से कट जाएगा भाई, 5 से कट जाएगा, 5। बाई का मान मान लेते 5। अब क्या कह रहे हैं ये सुनिए। ये कह रहे हैं हमसे कि जो 25 है यानी कि एक्स स्क्वायर है 22 से विभाजित है। विभाजित का मतलब कट जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर जो है 22 से विभाजित है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर ऊपर, 22 से विभाजित है नीचे। ठीक है, 22 से विभाजित है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 25 बट्टे बाई का मान कितना है, 5। और 5 से 25 कटेंगे कितने बार में, 5 बार में, यानी कि पूरी तरह हमारा कट गया। ये पूरी तरह कट गया। ठीक है, पूरी तरह विभाजित होएगा। ये समझ में आई, पूरी तरह विभाजित होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक की समस्या हमने सॉल्व कर ली। भाई एक्स स्क्वायर 22 से विभाजित है, हमें पता चल रही एक्स स्क्वायर जो है 22 से विभाजित है। एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर का मान 25 था, तो 25 5 से विभाजित है, यानी कि 22 से विभाजित है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर ये काम है, एक्स स्क्वायर 22 से विभाजित है, तो मतलब आगे क्या होगा, एक्स भी 5 से विभाजित होगा। अब बताइए, एक्स स्क्वायर का मान 25 है तो एक्स का मान कितना होगा, यहाँ पे एक्स का मान होगा कितना, एक्स का मान होगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही तो 25 है। ठीक है, तो अब की बार एक्स का मान हो गया, एक्स भी 22 से विभाजित, एक्स का मान कितना निकाल लिया हमने, 5 आया, और बाई का मान कितना है, 5, और ये भी हमारे पास पूरे पूरे कट गए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आपको कम कम समझ में आई होगी, तो थोड़ी बात अगर घुमा के बात करें तो ये कह रहे हैं इस बात में, अगर हम कोई संख्या लें, मान के चलते हैं कोई संख्या ले ली हमने 4, और ये 2 से विभाजित है। 4 मतलब 2 से कट रही है, कितने बार, 2 बार, ये कह रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, भी 2 से कटेगा, यानी कि 2 से कटेगा, 2 से 4 कटे तो 4 का स्क्वायर भी 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 2 2 8 16, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, अगर हमने माने 3 संख्या, 3 तो 3 से कटती है, तो कोई और मानती है, जैसे 9 मान ली, 9 मानेंगे हमने, कितने से, 3 से कट रही है। ठीक है, 9 3 से कट रही है 3 बार, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, वो सॉरी 9 का स्क्वायर कितना, 9 9 81, 81 भी 3 से कट जाएंगे। ये इस प्रमेय में कह रहे हैं हमसे, 3 कितने बार, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 27 बार हमारे 81 भी कट जाएंगे। ये बात हमने इस लाइन से समझी कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर कट रहा है संख्या से,
किसी संख्या का स्क्वायर कट रहा है तो उसकी उस संख्या से भी कटेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने समझा कि 16 कट रहे हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर भी कट रहा है तो 4 भी कटेंगे। यहाँ पे 9 का स्क्वायर भी कट रहा है 3 से, तो 3 से 9 भी कटेंगे। इस तरीके से हमने समझा। ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे करेंगे वो समझते हैं। ये बात समझी। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, परमेय और अपरमेय चीज है। अगर हम परमेय संख्या की बात करें तो परमेय संख्या हमारी वो होती है, परमेय संख्या हमारी क्या होती है भाई? परमेय संख्या हमारी होती है जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी जो क्यू है वो बराबर 0 के ना होता है। ठीक है, ये तो होती है परमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या जो है वो कौन सी होती है? जो रूट में संख्या होती हैं उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो हमसे ये कहा गया है, हमें ये पता होना चाहिए कि परमेय संख्या जो है वो अपरिमेय के कभी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, परमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और अगर 2 पॉइंट आपको याद हो गए तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट, पहला पॉइंट हमने सीखा कि भाई एक्स स्क्वायर बाई से कट रहा है तो एक्स भी बाई से कटेगा, यानी कि किसी संख्या का वर्ग कट रहा है तो वो संख्या भी कटेगी उस संख्या से। और इसमें कह रहे हैं भाई अगर परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, 2 पॉइंट। अब अपन इन दोनों पॉइंट की मदद से ये सॉल्व करते हैं अपने सवाल। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं। अब शांति से समझना है आपको, बस सिंपल काम होता चलेगा। देखो, पहला सवाल हमारा ये है कि भाई सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में 3 एक परमेय संख्या है, सॉरी परमेय संख्या नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है भाई? कि 3 रूट में 3 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जब भी हम ये सवाल करेंगे तो हम इनके उल्टा मानेंगे कि भाई परमेय संख्या नहीं है कह रहे हैं तो हम मानेंगे परमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले तो हल लिखेंगे और फिर लिखेंगे भाई माना 3 रूट में 3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ये हमने मान ली भाई। ठीक है, मान लिया हमने। मानना है आपको कि भाई माना 3 रूट में 3 एक परमेय संख्या है, यहां नहीं है तो हमने हाँ मान लेगा है। तब हम क्या लिख सकते हैं, और एक चीज और मान लेते हैं कि भाई 3 रूट में 3 है वो x के बराबर है, ये मान लेते हैं भाई x के बराबर है। और जहां x एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या, आप एज इट इज ऐसे ही देखते चलिए फिलहाल तो, क्योंकि पहला सवाल है तो अच्छे से समझ में आसानी से केवल देखते चलिए हो क्या रहा है बस। ठीक है, मतलब दिमाग पे प्रेशर मत लीजिए, जो हो रहा है वो देखना है आपको, बस क्या हो रहा है फिर समझ में आएगा। तो हमने अब तक क्या किया, हमने मान लिया 3 रूट में 3 एक परमेय संख्या है, उल्टा मान लिया। और हमने एक चीज और मानी कि भी 3 रूट में 3 बराबर x है, ये मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है ऐसे सवालों में, जो रूट वाली चीज है वो एक साइड रखनी है आपको। रूट वाली चीज क्या रखनी है? एक साइड। तो रूट वाली चीज हम इधर ही रखेंगे, 3 बराबर रूट वाली 3 ऐसे, जो 3 है वो इधर बजा देंगे तो x के बट्टे में आ जाएंगे 3। बस इतना काम हो गया आपसे। ठीक है, ठीक है ना, इतना काम हमने कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे भाई, एक साइड दिख रही है हमें अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट में है और 3 रूट से बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। ये बट्टे में संख्या है p बट्टे क्यू के रूप में, और p 0 तो है नहीं, यहाँ पे क्यू 0 तो है नहीं, मतलब नीचे कुछ संख्या है तो परमेय संख्या ये अपरिमेय, ये बट्टे में है तो परमेय हो गई, ये अपरिमेय हो गई। और हमने अभी अभी कब समझा था भाई कि परमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं, समझी थी कि परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। लेकिन हमारे सवाल से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमने जब माना परमेय संख्या है तो उससे बराबर आ रहा है, लेकिन ये उल्टे बराबर आ रहे हैं, यानी कि परमेय और अपरिमेय बराबर दिखा रहा है। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कि परमेय और अपरिमेय अलग अलग होता है, ये तो गड़बड़ हो रही है हमारी, यानी कि हमने जो माना वो गलत मान लिया। ठीक है, हमने जो माना वो गलत मान लिया। ठीक है, तो यहां तक कर लेंगे आप, बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे उसे ना, यहाँ जो भाषा लिख रहे हैं ना वो आपको याद रखनी है। यहाँ
x/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, x/3 एक परिमेय संख्या है तथा √3 ये वाली संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमने समझ लिया भाई। हमें ये बात तो दिख रही है ना कि कौन सी परिमेय कौन सी परिमेय। x/3 बट्टे में तो परिमेय संख्या है तथा √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात हमने लिख ली। अब हम एक चीज और समझते हैं, एक चीज और जानते हैं कि हम जानते हैं कि कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। हमने ये चीज समझी थी कि भाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की कभी बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे सवाल में दिख रही कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारी गलत कल्पना हो गई। ठीक है, तो हम इसे समीकरण पहला मान लेते हैं और लिख देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं बस कि गलत है। अतः समीकरण एक से मतलब समीकरण एक में ही तो गड़बड़ दिख रही है, मैं तो समीकरण एक ले लिया हमने। समीकरण एक से स्पष्ट है कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, हमारी कल्पना गलत है। जो हमने माना, कल्पना मतलब माना, क्या माना हमने, तो माना परिमेय संख्या है, लेकिन हमने गलत मान लिया क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर में, तो हम कहेंगे हमारी कल्पना गलत है, यानी कि हमने गलत मान लिया। कल्पना मतलब मानना, तो हमारी मानना गलत है, ये लिख सकते हैं हमारा मानना गलत है। ठीक, या फिर हम लिख सकते हैं हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, फिर एक लाइन लिख लेंगे कि अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारी सिद्ध हो गई भाई। ठीक है, हमने सिद्ध कर लिया कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। आपको ये याद रखनी है, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है वो आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, अपना पहला सवाल ऐसे होना था। और पहला क्या, अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको कहीं पर भी 3√3 में, यानी कि कहीं आ जाए 2√2 आ जाए, या 2√5 आ जाए, या 3√7 आ जाए, या 3√11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, टोटल ऐसे सवाल करेंगे। केवल फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ 3√3 की जगह पे 2√2 आ जाएगा, 3√3 की जगह पे 2√5 आ जाएगा, 3√3 की जगह पे 3√7 आ जाएगा। लिखना सब यही है, करना सब यही है, लेकिन करना क्या है, अंक चेंज हो जाएंगे जो हमारे क्वेश्चन में होंगे। लिखना एज इट इज ऐसे ही है हमें। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं कि भाई सबसे पहले तो हम उल्टा मानेंगे कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया। तब 3√3 बराबर x के मान लिया हमने, जहां x जो है वो एक परिमेय संख्या है। ये मान लिया हमने कि x जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। अब हम क्या करेंगे, जो रूट वाली संख्या होगी उसे एक तरफ रखेंगे और बाकी को दूसरी तरफ कर देंगे। ये 3 इधर दिख रहे थे, इधर कर दिया हमने। यहां हमें दिख रहा है कि x/3 जो x/3 है वो एक परिमेय संख्या दिख रही है हमें, और √3 एक अपरिमेय संख्या दिख रही है, एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए हम समीकरण एक से स्पष्ट है कि हमारी कल्पना गलत है। अतः ये चीज हमें समझ में आई कि समीकरण एक से हमें दिख रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर आ रही हैं, लेकिन हमने गलत मान लिया इसलिए बराबर आ रही हैं, तो हमने किया गलत है भाई। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हमारा हो गया सिद्ध।
हमसे ये तो सिद्ध करवाया था कि भाई सिद्ध कीजिए कि 3 परमेय संख्या नहीं है, बस सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला सवाल हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब अपन बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आपकी। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमेय संख्या है। ये दूसरा फॉर्मेट है, आपको ये याद करना है। अगर केवल √5 आ जाए, √2 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए तो कैसे करना है, वो फॉर्मेट वाला आइए। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना। तो पहले तो हम समझ लेते हैं ये करना क्या है इसमें। ठीक है, वो कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक चीज तो हमें कॉमन है कि भाई मान लेते हैं कि एक परमेय संख्या है, क्योंकि हमसे कहा गया अपरमेय तो हम उल्टा मानेंगे। माना, पहले तो हल लिख लेते हैं यहाँ पे, हल। और माना √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या, ये हमने मान लिया भाई। ठीक है, ये हमने मान लिया कि उल्टा मानते हैं इसमें, परमेय संख्या मान ली भाई। ठीक है, तब हम एक चीज लिख सकते हैं, तब परमेय संख्या को हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं, ये बात पता है हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे √5 को बराबर हम लिख देंगे पी बट्टे क्यू के रूप में, क्योंकि हमने मान लिया ना परमेय संख्या है, और परमेय संख्या वो संख्या होती है जो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं। तो √5 बराबर पी बट्टे क्यू लिख लिया। लेकिन एक चीज और लिखनी है आपको, जहां पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक है। और एक चीज और, क्यू कभी बराबर नहीं होगा 0 की, ये बात तो उसकी है, ये हमने मान लिया। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब ये होता है इसका जो HCF है, यानी कहें तो मासा है, वो 1 हो सकता है, एक ही होगा, एक हमेशा एक। और एक चीज और है सहभाज्य संख्या में, सहभाज्य संख्या वो होती है जो या तो खुद से कटती है या 1 से कटती है, उसे कहते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि उसको कोई दूसरी संख्या से ही नहीं काट सकते हैं। जैसे कि 2 है, या तो 2 से ही कटेगी या तो 1 से कटेगी। जैसे कि 3 है, या तो 1 से कटेगी या फिर 3 से ही कटेगी। जैसे 5 है, या तो 1 से कटेगी या तो 5 से कटेगी। ये सहवास संख्याएं हैं, यानी सहवास पूर्णांक है। अब हमने क्या माना है, यहाँ पे समझिए कि हमने √5 को क्या मान लिया, पी बट्टे क्यू यानी परमेय संख्या मान लिया ये। और पी और क्यू जो है वो पी संख्या कोई है और क्यू संख्या कोई है, वो ऐसी संख्या है जो तो या तो खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी। ये पी भी या तो खुद से कटेगी या पी खुद से कटेगी या तो 1 से कटेगी, क्यू भी या तो खुद से कटेगा 1 से कटेगा। दो अलग अलग संख्याएं पर बट्टे में लिखी हैं, लेकिन ये ऐसी संख्याएं जो खुद से कटती हैं 1 से कटती हैं, ये बात थी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और कैलकुलेशन करेंगे भाई। हम क्या करेंगे, यहाँ से क्यू को इधर भगा देंगे, तो यहाँ पे क्यू इधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा क्यू √5 बराबर पी। ठीक है, हमने क्या किया, क्यू को इधर भगा दिया। ठीक है, अब क्यों किया ये मत पूछो, बस बस करते चलो, क्योंकि इसमें हमें जरूरत पड़ेगी ना इसकी, इस वजह से। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, इन दोनों में यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों की वर्ग करने पर। अब इसमें भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, तो क्यों √5 का वर्ग कर दिया हमने बराबर पी का वर्ग कर। ठीक है, यहाँ पे क्यू का वर्ग करेंगे, क्यू स्क्वायर हो गया, 5 का करेंगे तो क्या आ जाएंगे 5 क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, 5 के स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर तो 5 आएगा ना, और पी स्क्वायर तो ऐसे के ऐसे आएगा। यहाँ से अगर हम क्यू स्क्वायर को मान निकालना चाहें तो क्यू स्क्वायर, अब क्यू स्क्वायर पहले उधर भगाया तो अब वापस ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर ले आएंगे 5 को, तो पी स्क्वायर अपॉन में क्या 5। ठीक है, ये समीकरण अपना पहला मान लेंगे भाई, ये हम अपना समीकरण नंबर पहला। ठीक है, अब तक क्या किया वो देखिए, हमने रूट में जो 5 थे उसे पी बट्टे क्यू के रूप में मान लिया, और पी और क्यू ऐसी संख्याएं जो तो खुद से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। लेकिन हमें इसे सॉल्व करने के बाद हमें एक चीज पता चली, इसको क्यू को इधर ले गए, दोनों पक्षों का वर्ग किया, और वर्ग करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है दोनों पक्षों में, तो 5 का स्क्वायर मतलब क्यू इधर, क्यू का स्क्वायर का 5 इधर आ गया रूट में से बाहर निकल के। और यहाँ से हमें पता चल रहा है जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रही है। कितने से कट रही है भाई, 5 से कट रही है। ठीक है, पी स्क्वायर जो है 5 से कट रही है। ठीक है, लेकिन अभी अभी हमने समझा कि पी स्क्वायर एक ऐसी संख्या है जो तो 1 से ही कटेगी या खुद से ही कटेगी, लेकिन तो ये तो 5 से भी कट रही है भाई, 5 से भी कट रही है। तो ठीक है, चलो एक चीज हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा इस पे, अब आगे लिखेंगे कि भाई
यहाँ यहाँ पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर इसकी बात चल रही है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित विभाजित है। अब आप ये कैसे कैसे विभाजित, क्योंकि देखिए इधर एक पूर्णांक संख्या है, एक बट्टे तो है नहीं इधर, अब बट्टे नहीं है इसका मतलब बराबर दोनों संख्याएं हैं। अब एक चीज बता दें आपको, अगर हम उसकी रफ्तार की बात करें, यहाँ से थोड़ा डाउट हो सकता है आपको, तो यहाँ पे एक चीज हम कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे में 5 है। ठीक है, अब हम क्यों कह रहे हैं 5, अब हम क्यों कह रहे हैं 5 पी से विभाजित है, 5 पी स्क्वायर से विभाजित, इसका मतलब ये है, जैसे हमने मान लिया है 10 है और 10 बराबर है, या फिर मान लिया हमने 25 है, 25 बराबर है। अब यहाँ पे बराबर कब होंगे, यहाँ पे कोई जैसे कि 50/2 है, तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे भाई, 25 ये पूरे पूरे कटेंगे तभी तो बराबर होंगे। यहाँ की संख्या बराबर तभी तो होगी जब पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम कह रहे हैं 5 को पूरा पूरा भाग जा रहा है पी स्क्वायर में, क्योंकि तभी तो बराबर हो पाएंगे, ये बात कह रहे थे हम। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए इसी अरे यार गलत लिख दिया। इसीलिए इसलिए इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से, अभी हमने पहली प्रमेय लिखाई थी वो यही है, पी भी 5 से विभाजित होगी। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगी, हमने पहली प्रमेय पढ़ी थी ये। ठीक है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो तो पी भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब दोबारा मानेंगे एक चीज, अब पुनः, क्योंकि हमें एक बार में संतुष्टि तो मिली नहीं, तो हम पुनः मान लेते हैं, पुनः माना कि पी बराबर 5, ये तो 5 है और इसका गुणा करने पे मान के चलो सी और आ गया, 5 सी मान के चलते हैं। ठीक है, ये आपको मानना है 5 सी, अब वो आपके ऊपर है, 5 सी मानो, 5 के मानो, 5 कुछ भी मान लो, लेकिन सी हमने मान लिया, बस वो अच्छा है, लेकिन मानना जरूरी है। ठीक है, अब जो हम पी बराबर 5 सी आया माना जो हमने, अब वो पी का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, अब समीकरण 1 तो आपको दिख ही रहा होगा, पी का मान समीकरण, पी का समीकरण 1 ये ना, यही है, हाँ, तो इसमें रखेंगे पी का मान, तो क्यू स्क्वायर बराबर, पी की जगह पे हमें रखना है, पी की जगह पे रखना है 5 सी, और स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा, बट्टे में कितने आ जाएंगे 5, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन में 5, और 5 सी कट जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे 5 सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ रही है भाई, अगर हम इनको इधर करें तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 5, ये 5 इधर आ गए और सी स्क्वायर इधर। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया है वो समझिए। ठीक है, अब ये दो समीकरण आपको देखने हैं, पहला और दूसरा। देखो यहाँ पे सो हमें समझ में आई भाई, यहाँ तो जो थी पी स्क्वायर 5 से विभाजित थी, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, इसमें पी स्क्वायर के नीचे 5 आ रहे थे, यहाँ क्यू स्क्वायर के नीचे 5 आ रहे हैं, यानी कि दोनों संख्याएं जो है वो क्या है, एक ही संख्या से कट रही हैं, एक ही संख्या से कट रही है। अब पी भी 5 से कट रही है, और पी स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, और क्यू स्क्वायर भी 5 से कट रहा है। अब एक फिर में हम जानते हैं अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी 5 से कटेगा, तो 5 से पी कट रहा है और क्यू भी 5 से कट रहा है। ठीक है, तो हम एक चीज कह सकते हैं, यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि हमने इतनी चीज से हमने ये समझा कि क्यू स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, क्यू स्क्वायर कितने 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अतः पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड
5 है। क्यों है? क्योंकि ये देखिए पी भी 5 से कट रही थी और क्यू भी 5 से कट रहा है, यानी कि 5 गुणनखंड है उसका, यानी कि 5 से दोनों संख्या कट रही हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, 5 से दोनों संख्या कट रही हैं। ठीक है ना। लेकिन हमने शुरुआत में क्या माना था, यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि 5 से पी भी कट रही है, क्यू भी कट रही है। लेकिन हमने शुरुआत में तो ये माना था कि जो पी और क्यू है वो सहवाजी गुणनखंड है। सहवाजी का मतलब होता है ये एक से कटेगी, खुद से कटेगी, लेकिन हमारा मानना गलत निकला ना ये। यहाँ तो भाई 5 से भी कट रही है और हम कह रहे थे कि एक से कटेगी, या तो खुद से कटेगी, या तो पी से कटनी चाहिए थी ये, या तो एक से कटनी चाहिए। देखो यहाँ तो 5 से भी कट रही है, ये दोनों संख्या एक तीसरी संख्या से भी कट रही है, यानी कि हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः यहाँ लिख देंगे भाई, इसीलिए हमारे जो तथ्य है, जो माना था हमने, हमारा तथ्य का विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का मतलब ये होता है हमारे तथ्य जो माना हमने उसका विरोध कर रहे हैं ये दोनों। ठीक है, उसका विरोध हो रहा है। विरोधाभास होता है, होता है कि पी व क्यू सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अतः रूट में 5 एक एक परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये बात थी। हमने हमने माना था भाई कि 5 पी और क्यू सहवाज संख्या है, लेकिन हमने तो यहाँ से कह दिया कि भाई सहवाज संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक और संख्या से कट रही 5 से, तो हमारा गलत मानना हो गया, क्योंकि पी और क्यू सहवाज संख्या है, लेकिन अतः ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने गलत मान लिया, इसीलिए गलत आंसर आया। कुल मिला के ये था। अब ये हमारे जो पूरा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट जो है, अब वो कौन कौन से सवाल पे काम करेगा, ठीक है, ये देख लीजिए। यहाँ पे रूट में 5 है, तो कहीं पर रूट में अगर 7 भी आ रहे हैं, अगर कहीं रूट में 7, कहीं रूट में 3, कहीं रूट में 2, तो सेम कॉन्सेप्ट यही लगेगा भाई। ये सवाल है, जैसे कहीं रूट में 7 आ रहे हैं, ये करके देखना आप। रूट में 7 मतलब करना कैसे वो देखिए, करना कैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना करके, ठीक है, कैसे करोगे वो देखिए। जैसे आपको रूट के 7 सिद्ध करनी है, सिद्ध कीजिए रूट में 7 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारी भाषा तो यही रहेगी, यहाँ के लिख देंगे माना रूट में 7 एक परिमेय संख्या है, तब रूट में 7 बराबर पी बट्टे क्यू, ऐसे लिख दिया। फिर ये क्यों जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट में 7 पूरा, मतलब जहां जहां रूट में 5 दिख रहा है वहां वहां रूट में 7 आ जाएगा, और कैलकुलेशन 7 के हिसाब से हो जाएगी, बस सिंपल। और परिभा जो भाषा लिखी है इसमें वो एज इट इज ऐसी की ऐसी रहेगी, कोई चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए वीडियो हो रही है लंबी, तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं रहती है। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और कुछ समझना है इसमें, एक बार हम पूरा दिखा देते हैं भाई। हाँ ठीक है भाई, पूरा देख लिया, चलो ठीक है। अब अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही ना हो, तो आप बैक करके फिर देख लेना, बैक करके फिर देख लेना, तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है कि भाई सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल कैसे करते हैं वो देखिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे। एक मिनट जरा, एक मिनट बस, ठीक है, करो शुरू। तो देखिए क्या है, मान लेते हैं कि भाई, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि उल्टा मानते हैं भाई। ठीक है, माना 3 रूट में 2, मतलब 3 + 2 रूट में 5 एक क्या संख्या है भाई, परिमेय संख्या है, मान ली भाई, परिमेय संख्या है, मान लिया भाई, अच्छी बात है। अब एक चीज और मानेंगे, तब 3 + 2 रूट में 5 बराबर, हमने शुरू वाला सवाल क्या माना था, 2 रूट में 5 आ गया, इसका मतलब x मान लेते हैं, x है, जहां x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिया। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये भी मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने एक चीज आपको बताई कि भाई रूट वाली संख्या एक साइड रहनी है बस। तो हम 3 को इधर भगाएंगे पहले, तो यहाँ बचेंगे 2 रूट में 5 बराबर x-3, ये प्लस के थे, इधर पहुंच गए माइनस के। रूट वाली अगर इधर रखेंगे तो क्या आ जाएंगे, x-3/2। सिंपल सी बात है भाई, बट्टे में आ जाएंगे ये वाले। ठीक है,
अब यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ रही है, इधर तो अपरिमेय संख्या रहेगी, रूट में 5 अपरिमेय संख्या है, और x-3/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टे आ गया इसमें, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ x-3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए, और हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, इसीलिए अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 3+2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल होगी थोड़ी स्पीड में। ठीक है, और इसमें करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था, जो अपन ने पहला सवाल किया था एज इट इज वो ही लिखा है हमने, एज इट इज। ठीक है, एक बार दोबारा कर लेते हैं भाई। माना हमने माना तो उल्टा ही माने। ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। माना 3+2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है मान लिया, तब 3+2 रूट में 5 एक बराबर x मान लिया, जहाँ x एक परिमेय संख्या है। यहाँ से हमने 3 को इधर भगा दिया तो -3 हो गया, और 2 को इधर भगा दिया, यानी कि रूट में 5 वाली चीज को हमें एक साइड रखनी है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। 2 को इधर बनाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे। यहाँ पे x-3/2 जो वाली ये वाली संख्या, ये परिमेय संख्या है, तथा रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या भाई कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, हमें पता है, अच्छे से पता है, और हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी कल्पना गलत है, हमने गलत मान लिया भाई। गलत मान लिया मतलब अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो गलत ही आ गई, क्योंकि माना ही था परिमेय, तो गलत आ गया भाई मानना। अतः 3+2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी वो गलत है तो परिमेय तो होगी, जब परिमेय गलत है तो अपरिमेय तो होना ही होना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा हुआ तीसरा सवाल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल पर। तो हमारा चौथा सवाल है कि भाई सिद्ध कीजिए कि रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध करना है कि रूट में जो 7 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। सिद्ध करें भाई, तो मान लेते हैं कि भाई रूट में 7 एक परिमेय संख्या। अब ये सवाल पता कैसे होगा, ये सवाल होगा भाई, ये सवाल होगा जैसे कि हमने किया था, रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करनी थी, वैसे की वैसे इससे हम कर देंगे हम ये सवाल। कैसे करेंगे वो देखिए आप। माना रूट में 7 एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने भाई, मानने में क्या जा रहा है, उल्टा मान लिएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे भाई, तब रूट में 7 बराबर p/q, वैसे की वैसे लिख लिया, जहां p व q सहवाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के, ये भी मान लिया भाई, q बराबर नहीं है 0 के। यहां से क्या करेंगे, क्यू को इधर भगा देंगे भाई, क्यू को इधर भगा दिया, 7 रूट में क्यू रूट में 7 बराबर पी आ गया, दोनों पक्ष में वर्ग कर देंगे, और वर्ग करने के बाद हमारा कैलकुलेशन आ जाएगी। वर्ग कर दिया इसका भी, तो यहाँ से वर्ग करना तो आपको आता होगा, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर, 7 का रूट में 7 का स्क्वायर 7 आ गया, बराबर पी स्क्वायर आ गया। क्यू स्क्वायर इधर ही रहना है, 7 इधर पहुंच गए, तो 7 पी से विभाजित है, तो पी भी 7 से विभाजित होगा, वो लाइन लिख दी होगी हमने, देखिए क्या है, पी स्क्वायर 7 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, पी भी 7 से विभाजित होगी। दोबारा मानेंगे, पुनः माना पी बराबर 7c, यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पे जो संख्या है उसी को आगे रखना है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ 7 आए तो 7 आगे, 5 आता 5 आगे, 2 आते 2 आगे, सी पीछे लगा दो, बस सी पीछे लगा दो, 3 आते तो 3 आगे, 3c आ जाते। ठीक है, तो मान लिया भाई। अब माना पी का मान मान लिया 7c, तो पी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, और पी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो भाई क्यू स्क्वायर बराबर 7c का स्क्वायर बट्टे में 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पे पी स्क्वायर है, पी की जगह पे हमारे 7 है, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, 7 का स्क्वायर 49, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, 7 बट्टे में है, 7 7 49, सी स्क्वायर कट गया, क्यू स्क्वायर ऐसे कैसे चल ही रहे हैं, 7c स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर, 7 को इधर ले आए, यहाँ पे क्यू विभाजित हो गया भाई,
7 को इधर ले आए क्यू के नीचे, तो क्यू 7 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 7 से विभाजित होगा। ये बात तो हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो हम अपन लाइन लिख देंगे भाई, वही वाली। अब ये वाली डेफिनेशन आपको याद करनी है, ये भाषा जो है, क्यू 7 से विभाजित है इसीलिए क्यू भी 7 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर 7 से विभाजित है इसलिए क्यू भी 7 से विभाजित होगा। अतः पी और क्यू उभयनिष्ठ गुणनखंड एक 7 के हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 के 7 है, मतलब दोनों का जो है, दोनों के गुणनखंड 7 है, ये कह सकते हैं। ठीक है, दोनों संख्याएं जो है पी और क्यू 7 से कट रही हैं, जहां पे क्यू कट रहा है और ऊपर हमारा पी कट रहा था। हमारे तथ्य का विरोधाभास होता है, मतलब हमारे तथ्य जो हमने माना वो गलत हो गया, क्योंकि हमने माना था सहअभाज्य है, पी और क्यू सहअभाज्य है, और वो क्या रहा है, गुणनखंड मिल रहा है इसका। तो अतः जो 7 रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ तक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये प्रश्न हमने पहले से लिखे इसलिए लिख लिया क्योंकि वीडियो हो रही थी लंबी। ठीक है, और काम वही करना था, और आप इतने तो होशियार हो कि भाई काम तो कर ही लोगे, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन जल्दी करने के लिए, वीडियो छोटी करने के लिए पहले से लिख लिया था। ठीक है, और काम तो वही किया है, कोई एक्स्ट्रा काम है नहीं। जो हमने रूट वाई 5 वाला किया था वैसे की वैसे 7 वाला कर दिया है। ठीक है, तो आप कर लेना। अब यहाँ पे मेन चीज क्या थी, तो हमने दो चीज समझी थी कि भाई एक केवल रूट में संख्या आए वो कैसे करेंगे, वो आपके सामने रखा है वैसे करेंगे, जैसे कि रूट में 7, रूट में 5, रूट में 3, रूट में 11, इस तरीके की संख्या आएंगी तो हम इस तरीके को लिखेंगे। लेकिन क्या करेंगे भाई, जो संख्या होगी, जैसे रूट में 3 है तो 7 की जगह पे रूट में 3 आ जाएंगे, इस तरीके से अंक चेंज करना। तो अंक चेंज करने तो हमें आते ही हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप तो वो भी सीख गए होगे तुम। अब हम करेंगे भाई, चौथा सवाल था ये, चौथा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। पांचवा सवाल यानी कि लास्ट सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो पांचवा सवाल करते हैं, तब तक के लिए 2 मिनट दीजिए हमें। तो हमारा पांचवा सवाल है वो क्या है वो देखिए। हमारा पांचवा सवाल है, यदि रूट में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब रूट में 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। अब ये वाला सवाल जो है वो हम ऐसे ही एज इट इज कर चुके हैं, उसी तरीके के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम मान लेंगे भाई, पहले हमने मान लिया कि माना रूट में 2 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया, तब क्या होगा, तब 2 प्लस रूट में 2 बराबर एक्स, जहां एक्स एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का हमने अगर वर्ग किया तो इस तरीके से वर्ग आ गया, 2 प्लस रूट में 2 का स्क्वायर बराबर जी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बस, ये कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर रूट में 2, फिर 2ab यानी कि 2 दूनी 4 रूट में 2। ऐसे नहीं कर पाओ तो ऐसे करो, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, दूसरे का स्क्वायर रूट में 2, तीनों का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 को रूट में 2 गुणा करेंगे, 4 रूट में 2 बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, 6 हो गए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 6 को हम इधर भगा देंगे, तो 6 पे इधर पहुंच गए, क्योंकि रूट वाली संख्या अकेले रखते हैं ना हम, और 4 जो रहेगा वो नीचे आ जाएंगे। तो हमारे पास इधर परिमेय अपरिमेय संख्या आ गई, इधर आ गई, बट्टे में आ गया यानी कि परिमेय संख्या आ गई। तो हमें ये बात लिख देंगे अब यहाँ पे कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6 बट्टे में 4, इसकी बात चल रही है। एक परिमेय संख्या है तथा रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, तो अतः हमारी कल्पना गलत है, इसीलिए रूट में 2 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये भी सवाल हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब ये था कि हमें केवल 2 पॉइंट यानी कि 2 फॉर्मेट याद करने थे और उसमें ही अपनी वैल्यू पुट कर देनी थी, बस सिंपल। ठीक है, तो कुल मिला के 2 सवाल अपन ने कर लिए, मतलब 2 फॉर्मेट समझे, और दोनों से 5 सवाल हो गए आज की क्लास में। अब आपको क्या करना है, अगर आप कर सको तो आगे वाले प्रश्न जो है वो करिए। तब तक के लिए मैं आप हमेशा की तरह होमवर्क तो देना पसंद करता हूँ, तो होमवर्क आपके लिए दे रहा हूँ, और आपको क्या करना है वो सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है जो, उस पे तो नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे डल जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल नहीं पाओगे, या फिर इस वीडियो के आंसर कमेंट तो कर ही नहीं पाओगे, इतने बड़े बड़े सवाल हैं। तो आप कॉपी पे करना है, इसे दिल से दे रहे हैं होमवर्क, तो फिर कॉपी पे तो वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि रूट में जो, अच्छा 5 वाला कर लिए, 7 वाला कर लिए, 3 वाला आपको एक करना है कि भाई 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। एक रूट में 2 वाला करना है, एक रूट में 11 वाला करना है, 2 तो ये हो गए। और आपको सिद्ध करना है
3 रूट में दो, एक अपर में संख्या है और एक और कर ले वही, एक और कर लो, कितना कौन सा, जैसे मानो 2 रूट में 5, एक अपर में। इतना होमवर्क है। आपको करना कैसे है आपकी क्लास वीडियो में आपको बता चुके हैं, एकदम अच्छे से समझाया है भाई। करना कुछ नहीं है, डेफिनेशन जो भाषा है, जो उसमें लैंग्वेज लिखी है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। केवल उसमें जो आपके नंबर हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे √5 वाला किया था तो उसकी जगह √3 हो जाएंगे, √2 हो जाएंगे, √1, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो करिए होमवर्क आराम से, गर्मियों की मौज करिए, और तब तक हम मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। तब तक के लिए बाय, ठीक है।